जय हिंद मेरे दोस्तों, मैं कुमार सिद्धू एक बार फिर से सिद्धार्थ जीएस टीचिंग सेंटर में भरपूर स्वागत करता हूं। मेरे दोस्तों, आज जो पढ़ेंगे, जो हिस्ट्री का क्वेश्चन पढ़ेंगे और 6 क्लास का एनसीईआरटी है। हिस्ट्री में ये 6 क्लास की एनसीईआरटी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप किसी भी स्टेट लेवल की आप तैयारी करते हैं तो इससे बेटर आपको कहीं नहीं मिलेगा जो एनसीईआरटी को कंप्लीट करा सके। 6 क्लास की एनसीईआरटी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके साथ साथ हम देखेंगे जो एनसीईआरटी को जैसे ही मैं ख़त्म करूंगा, उसके साथ साथ एनसीईआरटी के साथ साथ मैं क्वेश्चन आंसर करवाते चलूँगा और जितना हो सके प्रश्न, उस सभी प्रश्न को करने की प्रयत्न करूँगा। जो भी क्वेश्चन होगा वो सभी को मैं करने का प्रयत्न करूँगा और जितना भी आपको डाउट होगा वो सभी डाउटों को यहीं पे ख़त्म करूँगा। क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट नंबर चैप्टर जो है, जो फर्स्ट नंबर चैप्टर में एनसीईआरटी में क्या चीज़ दी गई है, 6 क्लास की एनसीईआरटी है। 6 क्लास की एनसीईआरटी है। आप बीपीएससी की तैयारी करते हैं उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यूपीएससी की आप तैयारी करते हैं उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी करते हैं तो एनसीईआरटी पर आपको पकड़ होनी बहुत ही ज़रूरी है। या किसी भी पीसीएस की आप तैयारी करते हैं तो उसमें भी इसका बहुत सारा रोल होता है। जब तक कि आप एक बेस नहीं बनाइएगा तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। सिर्फ इतना ही सा कहना चाहूँगा आपको, जो आप बारीकी से हर एक क्वेश्चन को आप देखते चलिए। अब स्टार्ट करता हूँ। जो कब लिखा हुआ है, क्या, कब, कहाँ और कैसे, क्या क्या चीज़ हुआ था, क्या सीखेंगे हम इतिहास में, यहाँ पे दी गई है। जो क्या सीखेंगे हम इतिहास में, तो इतिहास क्या है इससे जानेंगे। उसके साथ साथ इतिहास के स्रोत जानेंगे। उसके साथ साथ भारत का नाम कैसे पड़ा, भारत, हिंदुस्तान, ये सभी तरह के प्रश्न की क्वेश्चन को आंसर मैं आज इस 6 क्लास की एनसीईआरटी में देने वाला हूँ। इसके साथ साथ इतिहास के स्रोत क्या क्या चीज़ है, तारीख का मतलब क्या होता है, जो ईसा पूर्व, ईसवी, इस सभी चीज़ के मैं यहाँ से क्वेश्चन को मैं आंसर दूंगा। सबसे पहले तो क्वेश्चन यहाँ पे ये है, इतिहास क्या है, क्या चीज़ है, इतिहास क्या है या इतिहास किसे कहते हैं। तो मानव के, क्या लिखा हुआ है, मानव के बीते हुए काल को, कहानी को, काल की कहानी को ही इतिहास कही जाती है। इतिहास यानी कि हिस्ट्री। इतिहास किसे कही जाती है, तो मानव के द्वारा जो बीती हुई काल या कहानी है उसे, तो उसी को इतिहास कहते हैं। इसके साथ साथ दी गई है जो ये मानव समाज में विभिन्न कालों में तरह तरह के बदलाव आए हैं, उसमें विभिन्न तरह की बदलाव आई है जिसमें इतिहास से हमें इन बदलावों का पता चलती है। किन किन बातों को ध्यान रखनी है इसको मैं देखूंगा। इतिहास का महत्व क्या है हमारे जीवन में, ये 6 क्लास की बच्चा की तरह मैं बता रहा हूँ। जीवन जो है, जीवन में इतिहास का महत्व क्या चीज़ है, इतिहास का महत्व क्या है। तो इतिहास से हमें बीते हुए काल के राजाओं, साम्राज्यों, समाज के बारे में पता चलती है। किस तरह के राजा थे जो प्रजा पे शासन करते थे, उसके साथ साथ साम्राज्य किस तरह की था, उसके साथ साथ समाज किस तरह के था। तो ये तीनों चीज़ों को पता चलता है। राजाओं कैसा था, साम्राज्य किस टाइप की थी, इसके साथ साथ समाज किस टाइप के था, इस सभी बातों को पता चलता है। इसके साथ साथ इतिहास से हमें यह भी पता चलता है कि भूतकाल में लोग कैसे रहते थे और क्या खाते या क्या पहनते थे। जो भूतकाल जो थे, जो बहुत साल पहले जो व्यक्ति थे, जो किस तरह से रहना पसंद करते थे और किस तरह से खाना खाते थे, ये सभी बातों को मैं इतिहास के महत्व के तौर पे देखूंगा। इसके साथ साथ इतिहास हमें उन लोगों के पेशे के बारे में बताएगा। पेशे मतलब वो अपना कारोबार क्या करते थे, किस तरह से अपना जीविकोपार्जन करते थे। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये सभी क्वेश्चन को मैं देखूंगा। इसके साथ साथ इतिहास जो है, जो इतिहास से हमें अपने
पूर्वजों का महत्व या महान उपलब्धियों के बारे में भी पता चलता है। इसके साथ साथ इतिहास से हमें अपने पूर्वजों द्वारा की गई गलतियों के बारे में भी पता चलती है, जो पूर्वजों ने क्या ऐसा गलती किया था और क्या किस तरह की गलतियां पूर्वजों को नहीं करनी चाहिए थी। इसके साथ साथ क्या चीज़ देखेंगे, इतिहास से हमें यह भी पता चलता है कि किसी खास काल में बच्चे किस तरह से खेल खेलते रहते थे। इसके साथ साथ इतिहास से हमें सबक लेते हैं ताकि हम बेहतर भविष्य बना सकें। आप अपना बेहतर भविष्य को अगर बचाना या बनाना चाहते हैं तो आपको एक इतिहास का नॉलेज होनी बहुत ही ज़रूरी है। लोग कहाँ रहते थे? लोग, ये 6 क्लास की एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर में है। ये बार बार मैं बता रहा हूँ, एनसीईआरटी है। ये एनसीईआरटी का निचोड़ दिए हुए हैं, बिल्कुल सिंपल सी कॉपी पेस्ट डाल दिए है एनसीईआरटी का। तो लोग कहाँ पे रहते थे? लोग जो सबसे पहले कहाँ पे रहते थे? तो नर्मदा नदी के घाटी पे रहते थे। कहाँ पे रहते थे? नर्मदा नदी के घाटी पे रहते थे। लोग कहाँ पे रहते थे? नर्मदा नदी के घाटी पे रहते थे। उत्तर पश्चिम में स्थित सुलेमान और किरथार पहाड़ियों के बीच में रहते थे। सुलेमान और किरथर पहाड़ी, इसी को बोला जाता है, किरथर पहाड़ियों के बीच में रहते थे। पूर्वोत्तर की गारो पहाड़ियों पर और मध्य भारत की विंध्य पहाड़ियों पर भी व्यक्ति की जीवन संभव था और रहते भी थे। व्यक्ति रहते भी थे। इसके साथ साथ सिंधु और उसकी सहायक नदियों के पास भी रहते थे और गंगा के सोन नदी के किनारे आदमी बसे हुए थे। गंगा के सोन नदी के किनारे आदमी बसे हुए रहते थे। गंगा के सोन नदी के किनारे आदमी बसे हुए रहते थे। इसके साथ साथ यहाँ पे हमारा प्यारा सा भारत का एक फिगर है। ये हमारा प्यारा सा एक भारत है। ये हमारा भारत का फिगर है। मैं इसको डायग्राम को बना रहा हूँ। ये हमारा डायग्राम है भारत का, बिल्कुल इसी शेप में है। देखिए, आदमी कहता है जो एनसीईआरटी क्यों पढ़ना चाहिए। एनसीईआरटी बिल्कुल पढ़नी चाहिए, वो हर एक व्यक्ति को। जो व्यक्ति अगर पढ़ाई से जुड़ा भी नहीं है उसको भी किताबी नॉलेज होनी चाहिए, ज़रूरी है। अभी के सीज़न में किताबी नॉलेज होनी बिल्कुल ही ज़रूरी है। ये बिल्कुल देखिए, तो ये भारत का फिगर है। किसका है? तो भारत का ये मैप है। इंग्लिश में इसे मैप बोलते हैं। मानचित्र हिंदी में बोली जाती है, इंग्लिश में मैप बोली जाती है। ये इंडस है। इस साइड हिमालय है। इस साइड पूरा है जो ये हिमालय का है। ये जो है, जो ये गंगा नदी होते हुए गुजरती है, ये गंगा नदी है। उसके बाद में ये यहाँ से अगर आप देखते होंगे तो ये नर्मदा नदी है। क्या है? ये थार है। ये क्या है? ये थार है। उसके बाद में यहाँ पे देखेंगे महानदी है। ये महानदी है। ये क्या है? महानदी है। महानदी है। ये कावेरी नदी है। ये क्या है? ये कावेरी नदी है। इस तरह से कावेरी नदी जाती है। कावेरी नदी, ये हमारा भारत के चित्र है जो आप 6 क्लास की एनसीईआरटी में दी गई है। नर्मदा नदी के बारे में कुछ तथ्य बातें दी गई है। नर्मदा नदी के बारे में कुछ तथ्य बातें दी गई है। नर्मदा नदी में क्या दी गई है?
कई हजार वर्षों तक लोग नर्मदा नदी के तट पर या नजदीकी रहते थे। नर्मदा नदी के किनारे नर्मदा नदी के किनारे रहते थे। इसके साथ साथ वे लोग शिकार करते थे या फिर कंद मूल फल इकट्ठा करते थे। उस समय में एक्चुअल में शिकार तो करते थे, लेकिन शिकार के लिए उतना औजारे नहीं था हमारे जो पूर्वजे रहे थे उन लोगों के पास। जब नहीं थे तो कंद का मूल, उसके बाद फल इकट्ठा करते थे और फल वगैरह खाते थे। इसके साथ में ऐसे लोग किसी एक स्थान पर नहीं रहते थे, बल्कि खानाबदोश या बंजारे थे। खानाबदोश किसको कहते हैं? खानाबदोश जो होती है, जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक खाना खाने के लिए जाते थे। जैसे अभी मैं बता रहा हूँ, अभी फिलहाल मैं पटना में हूँ। जो पटना को जो व्यक्ति होता है, जो पटना में ही हर एक चीज़ उपलब्ध होते हैं। जैसे पटना के मेन टाउन से थोड़ा हट के अगर देखें तो उस एरिया में फसल भी बोई जाती है और समय से फसल काट लिया जाता है। क्या चीज़ कही जाती है? फसल बोई जाती है। यहाँ पे देखते हैं फसल, यहाँ पे समझने का प्रयत्न कीजिएगा। अभी तत्काल के फिलहाल के ज़िंदगी से इसको समझिएगा तो तुरंत ही समझ में आएगा। तो अभी फसल काट लिया जाता है। तो अभी मान लीजिए यहाँ पे पटना है और ये बगल है, पटना के बगल का ये टाउन है या गांव है। तो पटना में कोई व्यक्ति अगर है तो वहाँ पटना में अगर कोई है तो यहाँ पे क्या चीज़ होती है? तो मकान है और फैमिली है। फैमिली जो है, जो फैमिली के साथ में अपना रह सकते हैं, और मकान भी है। और इसको बगल की गांव में जाके खेती अगर करना हो तो खेती यहीं से करेंगे, जिसका ज़मीन हो वहीं से करते हैं और बगल में उपलब्ध हो जाते हैं। अगर यहाँ पे उपलब्ध न भी हो या बगल से हमको कोई लेना देना न भी है तो पटना में हर एक चीज़ अवेलेबल है जो खरीद के हम खा सकते हैं। लेकिन उस समय में एक ठामा से दूसरे ठामा जाना पड़ता था। मान लिया जाए कि अभी उस समय मैं के ज़िंदगी में अगर ले जा रहा हूँ तो मैं अभी पटना में हूँ। कहाँ पे है? पटना में। अगर मैं पटना में हूँ तो यहाँ के अगर जो खाना उना ख़त्म हो गया सभी चीज़, तो यहाँ से मैं पलायन करूँगा। यहाँ से मैं अलग हट के पटना से हाजीपुर चला जाऊँगा। क्या चीज़? हाजीपुर चली जाऊँगा। समझे? तो इसी तरह से पहले की व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाया करते थे। सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ, क्या चीज़ लिखी गई है? सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ। इन पहाड़ियों में लोग लगभग 8000 वर्ष, कितना? 8000 वर्ष पहले रहते थे। अभी से 8000 यानी 800 नहीं, 8000 वर्ष। आप समझ सकते हैं कि कितना पुराना ये बात यहाँ पे चल रही है। वे उन पहले लोगों में से थे जिन्होंने खेती की शुरुआत की थी। अब गेहूं और जौ पहली खेती उपजाई थी। कहाँ? किरथार। सुलेमान और किरथार के बीच में पहली बार VVI क्वेश्चन है। VVI क्या चीज क्वेश्चन है? जो पहली बार खेती जो हुई थी, पहली बार खेती, ये 6 क्लास की NCERT में दी गई है। बहुत सारे स्टूडेंट की ये पता नहीं होगा। पहली बार जो खेती है, जो सुलेमान और किरथर पहाड़िया के बीच होती थी, की गई थी, जिसमें सबसे पहला बार गेहूं उपजाई गई थी और जौ, गेहूं और जौ साथ साथ खेती की गई थी। इसके साथ साथ आगे बढ़ता हूँ।
वे लोग भेड़, बकरी तथा गाय बैलों को पाला करते थे। यहाँ पे भेड़, बकरी, भेड़, उसके साथ साथ गाय, बैल, इस सब को पालतू के तौर पे पाला गया था। लेकिन सबसे प्रथम पालतू जानवर कोई था, तो पालतू जानवर, ये क्वेश्चन बार बार पूछता है, पालतू जानवर अगर कोई था तो कौन था? तो कुत्ता था। कौन था? कुत्ता था। सबसे प्रथम पालतू जानवर अगर कोई था तो कुत्ता था। ये लोग एक अस्थायी जीवन जीते थे, यानी कि एक ही स्थान पर टिक कर रहते थे। इसी समय के आसपास गांव का भ्रमण होने का या होने लगा था। सिंपल सी बात यह है, एक ठमा रहने का मतलब यह है, जब किरथर पहाड़ी के बीच, किरथर और सुलेमान पहाड़ी के बीच में, पहाड़ी के बीच खेती होने लगा, खेती होने लगा, किरथर पहाड़ी के बीच में जब खेती होने लगा तो एक ही जगह पे रहने लगा, वहीं पे खेती करता था, अपना जीवन जो जीना वहीं से प्रारंभ करने लगा व्यक्ति, रह रह कर, यानी एक ही ठमा रह रह कर जीवन यापन करने लगा। इसके साथ में गारो और बिंद की पहाड़ियाँ। गारो और बिंद की पहाड़ियाँ क्या है? गारो की पहाड़ियों में रहने वाले लोग उन पहले लोगों से थे जिन्होंने धान की खेती किया था। तो सबसे पहले धान की और खेती हुई थी, तो गारो के बीच, गारे और बिंद के बीच। अब ये सब क्वेश्चन भी आए हैं, ये क्वेश्चन अक्सर पूछता है एग्जाम में और स्टूडेंट गलत मार के आता है। गारो जो है, जो गारो और बिंद, गारो और बिंद पहाड़ी, गारो और बिंद पहाड़ियों के बीच में धान की खेती की गई थी। धान की खेती सबसे पहले किया था। वहाँ पे क्या थी? तो वहाँ पे किरथर पहाड़ी थी, किरथर और सुलेमान। किरथर और सुलेमान में क्या चीज था? तो गेहूं था और साथ में जौ था। अब यहाँ पे गारो और बिंद के बीच में क्या चीज है? तो धान की खेती की शुरुआत की गई थी। बिंद में उत्तर की तरफ भी धान की खेती की जाती थी। सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ। सिंधु नदी के सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, इसके बारे में दी गई है। सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ के आसपास आरंभिक शहरों के विकास लगभग 4700 वर्ष पहले हुई थी। कहाँ पे? तो सिंधु और उनकी सहायक नदियों को आसपास के प्रारंभिक जो स्थान थे, जो 4700 वर्ष पहले हुआ था। उसके बाद गंगा और सोन नदी। ये गंगा है, ये पटना के आसपास, ये हाजीपुर में ही सोन नदी ये है बनती है। तो गंगा नदी के किनारे पर शहरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पहले हुई थी इसका शुरुआत, और कुछ शहर यानी कि सोन जैसी सहायक नदियाँ के किनारे भी विकसित हुई थी। इसके साथ साथ कुछ शहरों का विकास समुद्रीय तटों पर भी हुई थी। कुछ शहर की विकास समुद्री तट पे हुई थी, समुद्री तट पे हुई थी। हमारे देश के कई नाम हैं। हमारा देश जो है इनमें कई सा नाम है, उसमें से कुछ नाम इस तरह है जो इसको बिल्कुल देखेंगे। यहाँ पे दी गई है हमारे देश के कई नाम है, जैसे कि आर्यावर्त, इसके साथ साथ जम्बू द्वीप, उसके बाद में भारत वर्ष, उसके साथ साथ भारत, उसके साथ साथ हिंदुस्तान, इसके साथ साथ इंडिया, ETC एक्सेट्रा।
ये सब जो नाम है जो हमारा भारत का ही नाम है, एक ही भारत का ये सब पूरे के पूरे नाम है। इसके साथ साथ आजकल इंडिया, हिंदुस्तान और भारत प्रचलित है। इंडिया और भारत और हिंदुस्तान ये तीनों नाम अभी बहुत ज़्यादा प्रचलित है। अर्थात इंडिया शब्द और अर्थात भारत शब्द का उल्लेख हमारा संविधान में दी गई है, जो आर्टिकल कितना में है, 1 में है। आर्टिकल 1 में भारत अर्थात इंडिया की बात कही गई है। इंडिया क्या है, क्यों नाम पड़ा? इंडिया जो है, जो ईरान और ग्रीस के लोग भारत उत्तर पश्चिम के इलाकों में आते रहते थे। इंडिया के जो लोग थे, जो ईरान और ग्रीस दोनों के लोग उत्तर और पश्चिम इलाकों में आया करते थे, इसीलिए वे सिंधु को इंडस कहा जाने लगा। इंडस मतलब सिंधु को इंडस कहने जाने लगा, सिंधु नदी के बारे में जानने लगे। इसके साथ साथ इस नदी को इंडोस या हिंदोस कहते थे, इंडोस या हिंदोस। यहीं से हिंदुस्तान का शब्द का नाम पड़ा और इस तरह सिंधु नदी के पूर्व के पहाड़ों वाले इलाकों के नाम इंडिया रखा गया था। क्या चीज रखा गया था? इंडिया रखा गया था। भारत जो है, जो भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग में रहने वाले लोग भारत के नाम से जाना जाता था। भारत जो था, इसका जिक्र ऋग्वेद में किया गया था। भारत जो है, भारत इसका जो है, जो ऋग्वेद में इसका उल्लेख किया गया था। इसलिए इस पर भूभाग का नाम भारत रख दिया गया। इतिहास का स्रोत, इतिहास के हमारा स्रोत है, पांडुलिपि से मिलती है, अभिलेख से मिलती है, सिक्के से मिलती है, पुरातत्व से मिलती है। क्योंकि इतना पुराना जो इतिहास है, जो हम किस टाइप से देख पाएंगे, इसी तरह से देखेंगे ना। पांडुलिपियाँ मतलब क्या, कैसी पांडुलिपि लिखी जाती थी। उसके बाद में अभिलेख, किस तरह की अभिलेख थे, बड़े बड़े पहाड़ों पर लिखा जाता था, उसी को अभिलेख कहा जाता है। उसके बाद सिक्का पर क्या चीज़ लिखा था, क्या चीज़ का प्रतीक था, किसका पूजा की जाती है, ये सब सिक्के से पता चलता है। पुरातात्विक स्थल क्या था, पुरातात्विक स्थल मतलब घूमने वाला, टहलने वाला, ये सब स्थल के रूप में कौन सी थी, इसी से ना पता चलता है हमको। पांडुलिपियाँ जो है, जो कहाँ से मिलती है पांडुलिपि, क्या चीज़? पांडुलिपि हाथ से लिखी गई हुई किताब को पांडुलिपि कहते थे। हाथ से लिखी गई किताब को पांडुलिपि कहते हैं। पांडुलिपि कहते हैं। छपाई या प्रिंट की तकनीक के आविष्कार से पहले किताबों के हाथों से लिखा जाता था और शुरू की पांडुलिपियों को तार के पत्तों या फिर भोजपत्र पर लिखा जाता था। जो गांव में अगर पत्तल होता होगा, पत्तल जो होती थी, जो भोज के लिए भोज खाने के लिए, जो हम लोग के गांव में क्या होता है, जो भोज होती है, जैसे किसी का शादी ब्याह हुआ उस समय में भोज होता है। भोज मतलब होती है सिंपल सी, जो भोजन करना या रात का भोजन को ही भोज कही जाती है। तो भोज जो होती है, जो हमारे यहाँ जो भोज होती है रात के समय में होती है। रात में सभी व्यक्ति एक साथ एक कतार बैठाकर पूरा बैठ जाता है और कतार बैठला के बाद में यहाँ पे पत्तल की उगा दी जाती है, पत्तल दे दी जाती है। पत्तल के साथ साथ एक गिलास भी दी जाती है, उसमें पानी डाल दी जाती है। उसके बाद में भोजन को परोसा जाता है। उसके बाद में बहुत ही प्रेम से खाना खिलाई जाती है। बहुत ही मज़ा आता है गांव के भोज को खाने के लिए। इसके साथ साथ हम देखेंगे तो यहाँ पे लिखी गई है क्या चीज़, जो शुरू की पांडुलिपियों को तार के पत्तों पर लिखा जाता था। तार के पत्ते आप देखते होंगे, जो तार के पत्ते पर भी लिखा जाता था। इसके साथ साथ भोज पत्ते, जो भोज खाता है, यही भोज जो खाती है, यही भोज के पत्ते पर लिखता था, पत्ते पर लिखते थे। पुरानी पांडुलिपियों से धार्मिक विश्वास
धार्मिक विश्वास और रीतियों, राजाओं, दवाइयों, विज्ञान, कविताओं आदि के बारे में प्रचुर जानकारी मिलती है। तो पांडुलिपियों से हमारे जितने भी पुरानी पांडुलिपि है उससे धार्मिक ग्रंथों के बारे में मिलती है, विश्वास क्या है ये मिलती है, रीतियों के बारे में मिलती है, राजाओं के बारे में, दवाई के बारे में, विज्ञान के रूप में, कविताओं के रूप में आदि एक्सेट्रा एक्सेट्रा ETC, मतलब इस सभी के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। अभिलेख क्या होती है? अभिलेख किसी पत्थर पर उकेरे हुए लेख को अभिलेख कहते हैं। सिंपल से उकेरे यानी कि उगाए हुए अगर नहीं समझ में आया तो लिखे हुए यानी कि पत्थर पर लिखा हुआ लेख को ही अभिलेख कहते हैं। किसी पांडुलिपि की तुलना में अभिलेख बहुत लंबे समय के लिए संरक्षित रह सकता है। जैसे देखते होंगे तो बहुत दिनों तक, अभी मैं कॉपी में लिखता हूँ तो बहुत, अगर साल 2 साल, चाहे आप बचपन की चीज़ों लिखे हुए होंगे अगर कॉपी आपके पास, तो उसको आप देखिएगा तो उसमें घिसटा पिस्टा हो गया होगा। मतलब लिखे होंगे छोटा को तो बहुत बड़ा दिखाई देता होगा, मतलब घिसटा पिस्टा गया होगा। तो ये लगभग 2-3 साल की बात है, और अगर ये 800 साल पहले की बात हम लोग अभी कर रहे हैं। तो किसी पांडुलिपि की तुलना में अभिलेख बहुत लंबे समय तक, और पत्थर में अगर लिख दें तो बिल्कुल ही लंबे समय तक चलेगा। इसके साथ साथ ज़्यादातर अभिलेखे में किसी राजा की घोषणा या आदेश की जानकारी मिलती थी। किसी भी एरिया के जो राजा होती थी उस एरिया के बारे में, अपना बारे में लिखती थी। इसके साथ साथ ऐसी घोषणाओं को अभिलेखों पर इसलिए लिखवाया जाता था ताकि अधिक से अधिक लोग उन्हें पढ़ सके। अभिलेख पर इसलिए लिखा जाता था जो अधिक से अधिक लोग पढ़ सके। इसके साथ साथ कुछ अभिलेख में राजाओं, व्यापारियों और अन्य लोगों द्वारा किए गए अच्छे कामों के बारे में लिखी जाती है। ऐसे अभिलेख अक्सर संस्कृत या प्राकृत या तमिल में लिखी गई है। किस में? संस्कृत में, प्राकृतिक में और तमिल में। सिक्के पर अक्सर उसे जारी करने वाले राजा की तस्वीर रहती है, इसलिए सिक्के से उस समय के राजा के लिए के बारे में पता चलती है। तो हर एक आदमी अपना अपना सिक्का, हर एक राजा अपना अपना एक सिक्का बनाते थे, और अपना अपना चित्र अगर बनाना हो तो चित्र बनाते थे। जिसको जो पसंद आता था वो पसंदीदा चीज को उस पे प्रतीक के रूप में देते थे और लिखते थे। इसके साथ साथ सिक्कों से उस जमाने के कारीगरों की महारत के बारे में पता चलता है। सिक्कों की शुरुआत सबसे पहले प्राचीन ग्रीस में 600 ईसा पूर्व में हुआ था। ग्रीस में हुई थी सिक्का का सबसे प्रथम बार प्रचलन जो हुआ था, जो ग्रीस में हुई थी। ग्रीस में 600 ईसा पूर्व में हुई थी। 600 ईसा पूर्व में हुई थी। इसके साथ साथ पुरातत्व स्थल, जिन स्थान से ऐतिहासिक अवशेष मिलते हैं उसे पुरातत्व स्थल कहते हैं। भवन और स्मारक पूरा स्थल या श्रेणी में आते हैं। पूरा तत्व या स्थल की श्रेणी में आते हैं। ऐसे स्थानों से मिलने वाली पुरावशेष और अन्य वस्तुओं से बीते जमाने के बारे में प्रचुर जानकारी मिलती है। हमें पूर्ण रूप से जानकारी ऐसे में मिलते हैं। इसके साथ साथ पुरातत्वविद जो होती है, जो पुरावशेषों से
पुराविशेषों के अध्ययन के विशेषज्ञ को पुरातत्वविद कहते हैं। पुरातत्वविद किसे कहते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गई। यहाँ पे इसको देखिएगा, पुरातत्विक किसे कहते हैं। तो पुरातत्विक जो होती है, जो पुरावशेषों के अध्ययन के विशेषज्ञ को पुरातत्वविद कहते हैं। तारीख की मतलब क्या चीज है, तारीख का मतलब आज इतना तक पढ़ा के यहीं पे एंड लेंगे। तारीख की मदद से हमें घटनाओं को एक खास क्रम में रखने की सहूलियत होती है। बहुत ही सही है, होती है। सहूलियत इसीलिए होती है क्योंकि किसी भी घटना को एक समय से रखा जाता है तो वो एक अच्छी है, और किस समय में किस घटना हुई है इससे तो और ही बेहतर हो सकती है। इसके साथ साथ इसलिए इतिहास के अध्ययन करते समय तारीख की बहुत महत्व है। इतिहास के बारे में चर्चा करते हुए तारीखों के लिए बीसी मतलब ईसा पूर्व होती है, और एडी यानी कि ईस्वी का इस्तेमाल की जाती है। इसके साथ साथ बीसी का मतलब होता है ईसा से पहले, जो ईसा मसीह के जन्म हुआ था। ईसा मसीह का जन्म हुआ था, ईसा मसीह के जन्म से पहले की बात है। और इसके साथ साथ एडी का मतलब होता है एन्नो डोमिनी, यानी कि ईश्वर के साल में। ईसा जो होती है, ईसा मसीह उसी के साल से चल रहा है। कभी कभी एडी का जगह सीई दिया होता है, जिसे कि कॉमन ईरा कहा जाता है, जिसे हम कॉमन ईरा कही जाती है। और इसी तरह बीसी का जगह बीसीई का इस्तेमाल की जाती है। बीसी का मतलब बीसीई का इस्तेमाल की जाती है। तो आज के लिए इतना ही एंड करते हैं, क्योंकि अगला चैप्टर कल स्टार्ट होगा, जो सेकेंड चैप्टर होगा। कल का वीडियो रहेगा, आरंभिक मानव की खोज किस तरह से हुई है। आरंभिक मानव की खोज जो है, जो किस तरह से हुई है, बहुत ही हेल्पफुल रहेगा ये सब अथी, क्योंकि आरंभिक जो है, जो हमारे मानव थे, जो किस तरह के रहते थे, खाते थे, पीते थे, क्या चीज़ पहनते थे, ये सभी तरह की बातों को मैं अगले चैप्टर में डील करूँगा या कंप्लीट करूँगा। तो आज कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा, और आज यहीं पे मैं एंड कर रहा हूँ। आज के लिए इतना ही है, तब तक के लिए जय हिंद।